रसूल बख्श साहब, पीटीआई की हिकमत अमली आपको क्या नज़र आ रही है? पहले पीछे हटते रहे, अब उसको ऑन कर रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि पार्टी में इख्तलाफ पाया जाता है इस ट्वीट को लेकर। खुद कंफ्यूज है या फिर कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है ये जो ट्वीट की गई है उससे हालात ख़राब हुए हैं और मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट को बराम करने और गुस्सा दिलाने और तंज करने के लिए किया गया है और उसका नतीजा तो ज़ाहिर है कि एक कन्फ्रंटेशन ही होगा जो हम देख रहे हैं कि देखिए जब आप हमीद रहमान कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है जी आप इसको पढ़ लें, तो उसका सियासी मकसद क्या है? और ख़ुसूसी तौर पे जो इस वक्त मुल्क के सियासी मामलात हैं उनके तनाजुर में उसका मकसद सिर्फ फ़ौज को पाकिस्तान की ब्रेकअप का ज़िम्मेदार ठहराना है। तो ज़ाहिर है कि ये जो पैगाम तहरीक इंसाफ दे रही है इस्टेब्लिशमेंट को, उससे कोई मुफाहमत तो पैदा नहीं होगी कि इसको एक जारहाना वार समझे या ये है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका रद्द-ए-अमल समझे। नतीजा एक ही है कि हम लड़ाई झगड़ा और हमारा जो मज़ाहमत का बयानिया है उसको भी हम आगे रखेंगे और हमने वो कहते तो यही है कि आइन की बालादस्ती और इदारों को अपने आइनी दायरे कार में काम करना चाहिए, लेकिन मकसद वाज़ेह है कि हम 8 फरवरी के इंतखाबात को नहीं मानते, इस हुकूमत को नहीं मानते और यहाँ पे जो मदाखलत है सियासत में उसको नहीं मानते। और दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक मौक़िफ़ है और ये सियासी इत्तेहादी जमातें हैं जो उनके सामने खड़ी हुई हैं, उनका एक फ्रंट बनी हुई है। तो पाकिस्तान को अगर आपने इस्तेहकाम बख्शना है और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालना है तो मेरा ख़्याल है कि इस किस्म की तलखियाँ और इस किस्म की तंज और इस किस्म के वार तो उससे तो कोई बराबर नतीजा आप अक्स नहीं कर सकते। उससे यही होगा कि दूसरी तरफ से जवाब आएगा जो आपको FIA की कार्रवाइयों की तरफ से आ रहा है। सियासत में रियासत के इदारे इस्तेमाल होते हैं, ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि इंतखाबात हो चुके हैं, उसके नतीजे में एक हुकूमत बन चुकी है, वो हुकूमत काम कर रही है, जो PTI के मुतालिबात हैं उसके नतीजे में सब कुछ रिवर्स नहीं हो सकता। अब जब सब कुछ आगे बढ़ रहा है तो उन्हें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रसूल बख्श साहब, एक चीज़ हमने देखी है, जब भी भारत में इंतखाब होता है तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें एंटी पाकिस्तान इलेक्शन कैंपेन ज़रूर करती है। उसको किस तनासुर में देखा जाए? अगर नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो खित्ते पर इसके असरात और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं? वो पहले से ही बातें कर रहे हैं कि कहते हैं जी पाकिस्तान की बात हमसे ना करें, हम बहुत आगे निकल गए हैं और हमारे मंजिलें कुछ और हैं, पाकिस्तान के हालात देखें, हम उनसे क्या बात करें, किससे बात करें? वो तो पहले से ही बहुत रऊनत का शिकार हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी गर्दनें अकड़ी हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से। और जिस तरीके से कश्मीर के मामलात में उन्होंने बिल्कुल रियासत की हैसियत ख़त्म करके उसके हिस्से बखरे कर दिए और ना बैनुल-अक़वामी इदारों की रेजोल्यूशंस, ना पाकिस्तान के साथ बातचीत और मुआहदे, ना कश्मीरियों के साथ जो आर्टिकल 51 था उसके हवाले से। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बिल्कुल बालाए ताक रख के वो अपनी मनमानी की है। तो पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान, ये तीनों चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि तारीख़ी तौर पर तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब चूँकि ये 3 अलहदा इकाइयाँ हैं तो उस लिहाज से सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाता है और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे ख्वाहिश तो हमारा सियासतदान करता है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, लेकिन अक्सर लोग और मुबस्सरीन भी उनमें शामिल हैं, वो ये नहीं समझते कि हिंदुस्तान वो नहीं है जो हिंदुस्तान हम आज से 30-40 साल पहले जानते थे। आज का हिंदुस्तान बिल्कुल फिस्तायत पसंद है। ये फिस्तायत पसंदी के बारे में ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे दानिशवर मौजूद हैं जो जमहूरियत पसंद हैं, सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं और जो एक ओरिजिनल आइडिया था इंडिया का वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वो भी ये समझते हैं कि ये फिस्तायत है इसमें। और तारीख़ी तौर पर भी देखें, वो जो RSS है उसका वजूद
1930 1925 1926 27 میں مغرب میں فسطائیت اور کس طرح ہٹلر اور یہ سارے لوگ ان کا ایک مثال تھے، نمونہ تھے، اور آج اسی طریقے سے مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا انتخابات میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ علاقے میں ہمارے حوالے سے کوئی اچھی خبر آئے گی، تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. رسول بخش رئیس صاحب، اس فیصلے کے بعد اب صوبائی یونیورسٹیز کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں 18ویں ترمیم نے اس تمام نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس میں مسلم لیگ نون کی قیادت برابر کی ذمہ دار ہے، بلکہ کہیں زیادہ ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام ذمہ داریاں سنبھال دی ہیں کہ تمام یونیورسٹیاں پنجاب کی ہیں وہ چلاتے ہیں. اس کے ساتھ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بنا دیا، پھر سندھ نے بھی بنا دیا، صرف کے پی نے اور بلوچستان نے نہیں بنائے. تو یہ کیا انہوں نے ہماری تعلیم کے ساتھ. 18ویں ترمیم سے پہلے جو فنڈنگ تھی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کر رہی تھی، لیکن معاملہ اور ہے کہ یہ وائس چانسلرز کا یہ تقرری چیف منسٹر صاحب کرنا چاہتے تھے، اور اس لیے آپ دیکھیں پنجاب میں اور سندھ میں کس طریقے سے وائس چانسلر لگائے گئے ہیں اور لگاتے جاتے رہے ہیں. یہ کمیٹیاں اور سرچ کمیٹی ابھی بھی بنی ہے، یہ بنتی رہی ہیں، لیکن اس سے انہوں نے یہ اختیار جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے اس سے لے کے اپنے پاس رکھ لیا ہے. تو بربادی تو ہونی تھی. پھر وہ جو اس کے لیے جو پیسے تھے انہوں نے فنانس کمیشن ایوارڈ میں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے پیسے. تو جو وفاقی حکومت ہے وہ کہاں سے سارے پورے کریں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کو وفاق کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہ جو یا تو یہ ہے کہ آپ مکمل طور پہ تخصیص کر دیں جس طرح امریکہ میں ہے اور بھارت میں ہے کہ فیڈرل یونیورسٹیز ہیں اور اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں. تو اسٹیٹ یونیورسٹی کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود مختاری ہو تو میرا خیال ہے صوبوں کو فنڈنگ کرنی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ بیوروکریسی اور ہر قسم کے اخراجات